अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू बजात रिज़वी 93 यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी महफ़िल है वो इस चैनल का एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है मरसिया निगारी। और इसका मकसद ये है कि जो हमारे मरसिया निगारी में जो बड़े शोहरा गुज़रे हैं उन पे रोशनी डालना, उनकी तारीख़ पे रोशनी डालना, और जो हमारे आने वाली नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको इससे जो है वो आगाही देना कि इन्होंने जो है वो इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं मरसिया निगारी में। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है एक शायरी से बड़ा प्यार करने वाली शख्सियत है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, उस्तादों में से हैं एक। तो उसी के साथ साथ आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ामिन भाई अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया यार कि आपने हमें टाइम दिया और वॉलंटियर किया कि आप जो है वो इस महफ़िल में हमारे साथ शामिल हो। वालेकुम सलाम तालिब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना समझा कि मैं इस अजीम हस्ती मीर अनीस जैसी हस्ती के बारे में अपनी राय दे सकूं। मैं क्या और मीर अनीस क्या, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़ामिन भाई। तो ज़ामिन भाई बेसिकली पहले आप ये बताएं कि मरसिया क्या है। सही तालिब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि मरसिया है क्या। और ये एक पहले तो मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि मैं इस वक्त जो गुफ्तगू करूँगा वो शायद थोड़ी इंग्लिश में भी करूँ, ठीक है, और जो मैं उर्दू बोलूँगा वो मैं दकीक उर्दू नहीं बल्कि सलीस उर्दू, यानी कि मैं मुश्किल उर्दू नहीं आसान उर्दू बोलूँगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद ये है कि जो यहाँ नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है, जो नौहे मरसिए नौहे ख़ास तौर पर पढ़ रही है, वो इससे आशना हों कि ये मरसिए क्या चीज़ें हैं, मरसियों में किन बड़ी हस्तियों का नाम मौजूद है, और ये जो ख़जाना है ये उन तक पहुँचे। तो मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा। ठीक है। मरसिया बदकिस्मती से हुआ ये कि मरसिया कुछ अहले तशय्युं से जा मिला कि मरसिया अगर कोई पढ़ता है तो वह अहले तशय्युं ही होगा, या मरसिया अगर जो है वो कोई अहले तशय्युं ही लिख सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब मरसिया उर्दू अदब में और अवध पहुँचा तो उसमें ख़ास तौर पर जो करबला में वाक़या पेश आया है हज़रत इमाम हुसैन के साथ, उसका तज़किरा मिलता है। हालांकि मरसिए की जो तारीख़ है वो हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है। इवन यहाँ तक कि जब यूनान के बड़े बड़े उनके जो हीरोज़ थे या पहलवान थे मरा करते थे जंगों में, तो उनके बारे में भी लिखा जाया करता था, वो भी मरसिए था। इसी तरह अरब में आया वो, अरब में भी इस्लाम से पहले बड़ी बड़ी जंगें हुई, लोग मरे, और जो मरते थे उनके रिश्तेदार जो थे उनके बारे में शेर व शायरी किया करते थे, वो भी मरसिए ही होते थे। तो मरसिए सिर्फ़ अहले तशय्युं से निस्बत नहीं रखते, वो बल्कि किसी की भी वफ़ात या मौत या उसकी शहादत या उसका जो मरना होता है उसके बारे में जब शेर व शायरी हो तो उसको मरसिया कहा जाता है। ठीक है। तो ये मरसिया यूनान से शुरू होते होते अरब, और अरब में से होते होते जब ईरान पहुंचा फ़ारसी में, उसमें भी मरसिए कहे गए। और पुराने ज़माने में, यानी मैं जब बात कर रहा हूँ ये हिंदुस्तान से पहले की तारीख़ में, तो मरसिए लिखे जाते थे मसनवी में। मसनवी एक अंदाज़े सुखन कह लें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आहो बुका और रोना पीटना इस किस्म की चीज़ें मौजूद हुआ करती थीं। और फिर जब ये इस्लाम उन इलाक़ों से और मुख्तलिफ़ ममालिक में फैला और हिंदुस्तान आया, तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ रियासतें थीं, हर एक की अपनी ज़बान तो नहीं कहना चाहिए, ज़बानें भी थीं लेकिन डायलैक्ट्स भी अलग थे। जैसे कि अगर आप हैदराबाद देखें तो वो उर्दू बोलते हैं लेकिन उनकी डायलैक्ट्स अलग हैं। राइट। आप यूपी जाएं तो अवध के डायलैक्ट्स अलग हैं, बिहार के अलग हैं, उनकी ज़बानें भी अलग हैं। तो बुनियाद जो डली मरसिए की हिंदुस्तान में, वो जो हालांकि मुख्तलिफ़ हिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है, मौलाना आज़ाद ने लिखा है, कई और बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं जिन्होंने मरसिए के बारे में तारीख़ें लिखी हैं। उनमें एक नाम जो सबसे नुमाया हमें नज़र आता है वो आता है दक्कन के एक शायर थे कुली कुतुब शाह, जो वहाँ के उस वक्त के बादशाह थे,
और जिन्होंने ये जो सल्तनत हैदराबाद है उसकी बुनियाद भी उन्होंने डाली। अच्छा। और वो साहिब दीवान थे। कुछ लोग कहते हैं मुल्ला वजी ने पहला मरसिया लिखा उर्दू में, तो ये एक तारीख़ी और तहकीकी काम है जो लोग कर सकते हैं। होते होते क्योंकि उस ज़माने में उर्दू भी अपनी तख्लीक पा रही थी, मुख्तलिफ डायलैक्ट्स थे, और जो जैसे पहले उर्दू का तो लफ्ज़ मौजूद ही नहीं था 1700 में या 18वीं सदी के शुरू में हिंदवी कहा जाती थी इसको। तो फिर ये मरसिया की जो सिंफ जो है ये आई लखनऊ, अवध, जिसको अवध कहा जाता है। और अवध में जो बादशाहत थी वो अहले तशय्युं की थी, और उस जगह, उस अवध में, उस इलाके में जिसको लखनऊ भी कहते हैं आप, वहाँ पे एक दो ऐसे सितारे नमूदार हुए कि जिन्होंने मरसिए को उस हद पे लेके गए कि उसके बाद किसी की जुर्रत नहीं हो सकी कि उस मरसिए को उस हद तक लिख सकें या वैसा कलाम पेश कर सकें। और उन दो सितारों की बात तो होगी, और आप समझ गए होंगे मैं अनीस और दबीर की बात कर रहा हूँ। हालांकि प्रोग्राम आज अनीस का है, लेकिन इत्तेफाक से अनीस का नाम दबीर के बगैर नहीं लिया जा सकता और दबीर का नाम अनीस के बगैर नहीं लिया जा सकता, और इसकी गुफ्तगू अभी आगे चलेगी। तो आज बात अनीस की हो रही है। तो ये थी एक मुख्तसर सी छोटी सी हिस्ट्री मरसिए की। ठीक है। तो जामिन भाई, अनीस कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से इन्होंने अपना सफ़र शायरी का शुरू किया? तालिब अनीस की पैदाइश जो है वो सन के हिसाब से 2 तारीख़ें हैं। कहीं लिखा हुआ है ये 1802 में पैदा हुए फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद लखनऊ के करीब एक ज़िला था। और कुछ जगह लिखा हुआ है कि ये 1803 में पैदा हुए फैज़ाबाद में। और ये फैज़ाबाद में पैदा होके इन्होंने अपनी जो शुरू की तालीम थी वो अपने वालिद मीर खलीक से हासिल की फैज़ाबाद में। और 13 साल की उम्र में, कहीं 11 साल भी लिखा है, ये अपने वालिद और दादा के साथ लखनऊ तशरीफ़ ले आए। तो ये इनकी पैदाइश की जो तारीख़ है वो ये है। और इनकी जो जिसको कहना चाहिए जो नस्ल है पूरी, उनके परदादा से, इनके परदादा का नाम था ग़ुलाम हुसैन साहिब, वो भी साहिब दीवान शायर थे। इनके दादा जो थे मीर हसन, वो भी साहिब दीवान शायर थे। और जो उनके वालिद थे मीर खलीक, वो भी साहिब दीवान शायर थे। तो विरासत में मिली, विरासत में इनको शायरी मिली। और जो उनके दादा थे मीर हसन, वो तो इनकी जो मसनफ़ी है, मसनवी इन्होंने लिखी सहरुल बयान, जो आजकल शायद उर्दू कोई पढ़े और सहरुल बयान ना पढ़े, चाहे उसने उर्दू ही नहीं पढ़ी, वो उससे इतने मशहूर हैं वो। तो ये इनकी ख़ानदान था, और फैज़ाबाद से वो लखनऊ तशरीफ़ ले आए बहुत कम उम्री में। ठीक है। शायरी कैसे शुरू करी इन्होंने? शायरी शुरू तो इनकी घुट्टी में पड़ी थी। जैसे कि कहा जाए कि बच्चा पैदा होता है तो उसको वो शहद की घुट्टी दी जाती है, तो इनको मेरे ख्याल से शायरी की घुट्टी दी थी। अच्छा। तो ये इन्होंने शायरी और मश्क सुखन तो कहीं लिखा है किताबों में, मुख्तलिफ़ किताबें, क्योंकि अरसा गुजर चुका है, सब ने अपनी अपनी रिसर्च की हुई हैं। कुछ ने लिखा है इन्होंने 7 साल 8 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी। और शायरी जो शुरू की उन्होंने, मीर अनीस ने, वो गज़ल से शुरू की, ये मरसिए से नहीं। ठीक है। और गज़ल से शुरू करके उन्होंने कम सिनी में ही गज़ल को उस उरूज पे पहुंचा दिया जो कि एक आम बच्चा, जैसे मेरा अपना बेटा जो है वो 15 साल का है, मैं सोच नहीं सकता कि 13 साल, मीर अनीस 13 साल की उम्र में उन मुशायरे में बैठे और गज़ल पढ़ी, और ऐसी गज़ल पढ़ी कि लखनऊ में उनकी वाहवाही होनी शुरू हो गई। तो शुरू जो उनकी है, जिसको आपने सवाल जो पूछा कि शायरी कैसे शुरू की, तो मेरे ख्याल से वो उनकी घुट्टी में ही शायरी पढ़ी हुई थी। शायद उन्होंने पहला लफ्ज़ भी मिस्र में ही बोला होगा अपनी माँ से। तो इस अंदाज से उनकी, और शुरू में जो उन्होंने अरबी फ़ारसी जो थी वो अपने वालिद साहब से पढ़ी। और मश्क सुखन जिसको शायरी कहते हैं, क्योंकि घर में हर वक्त शेर और शायरी और लिखत और पढ़त और शागिर्द और उस्ताद बैठे होते थे, तो उन्होंने उनसे सीखना था। ठीक है। तो
उनको तो कहीं जाने या किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी शुरू में। ठीक है जामिल भाई, हर शायर जब कोई लिखने बैठता है तो उसका एक ज़ाहिर क्राइटेरिया होता है। कुछ लोग अकेले में बैठ के लिखते हैं, कुछ लोग एक स्पेसिफिक मौसम जब आता है तो तब वो लिखते हैं। तो सरकार अनीस का क्या था, कब लिखते थे, किस वक्त लिखते थे, दिन में, रात में, अकेले में, लोगों में बैठ के? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि अनीस लिखते कब थे। तो इसमें भी अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि दो राहें हैं, क्योंकि अनीस के बारे में बहुत लोगों ने रिसर्च की है और जिन जिन लोगों ने रिसर्च की है उन्होंने अपने अपने तौर से लिखा है। ज़्यादातर हम जो मिलता है हमें वो ये कि वो तहज्जुद पढ़ के लिखना शुरू करते थे। ठीक है। और तहज्जुद पढ़ के लिखते थे और फिर फजर पढ़ी और उसके बाद एक ताता बन जाता था, उनके शागिर्द आने शुरू हो जाते थे, लोग आने शुरू हो जाते थे और तो फिर उनको वो अपना जो कलाम लिखा होता था वो पढ़ के सुनाते थे और मश्क करते थे। एक तो ये हमें मिलता है। ठीक है। दूसरी जगह लिखा है कि जब मीर अनीस पे इल्हाम होता था, जब मिसरे आते थे तो वो चादर ओढ़ लेते थे। अच्छा। और अपने दाएं हाथ को मुंह पे रख लेते थे और मुंह पे रख के वो 25 बंद बोलना शुरू कर देते थे। वाह। फिलबदी। ठीक है। और उनका हाफजा इतना अच्छा था, जैसे गालिब का है कि वो रात गालिब जैसे गिरा बांधते थे शेर कह के और सुबह उठ के लिख लेते थे। तो मीर अनीस का भी ऐसा था कि वो बोलते थे, मिसरे आते थे और बाद में उनको लिख लेते थे। वाह। तो ये दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें इनके बारे में मिलती हैं कि ये किस अंदाज में पढ़ते थे। जहाँ तक मौसम और वक्त का तयन है तो वो दो ही मिलते हैं कि या तो वो तहज्जुद पढ़ के अपनी शायरी और मश्क सुखन शुरू करते थे। ठीक है। या फिर कभी कभार उन पे इल्हाम किसी वक्त भी हो जाता था, क्योंकि उसका तो कोई तयन नहीं कर सकता इल्हाम कब हो। हाँ। तो फिर वो चादर ओढ़ के सर मुंह पे हाथ रख के फिर वो अपना कलाम पढ़ना शुरू कर देते थे, जो भी आता था। कोई शागिर्द बैठा होता था वो लिखता रहता था, या कोई साथी होता था वो लिख लेता था। ओके। या अगर कोई नहीं है तो उनको याद रहता था, वो बाद में लिख लेते थे उसको। ठीक है। और जो जैसे आपने कहा कि बरसात का मौसम या ख़ज़ां का मौसम, या लखनऊ में हर वक्त शायरी का ही मौसम रहता था। सही बात है। तो वो माहौल ही वैसा था उनका। ठीक है। तो इसलिए वो कभी भी उन पर नाजिल हो जाती थी ये चीज़ें। ठीक है। जामिल भाई, इनकी शायरी को कंपाइल करने में किसका आप समझेंगे कि सबसे बड़ा हाथ है मीर अनीस को कंपाइल करने का? मीर अनीस को कंपाइल करने में बहुत से लोगों का हाथ है। मीर वाजिद अली ख़ान साहब जो अवध के बादशाह भी थे, उन्होंने बहुत लोगों को बल्कि वजीफ़े दे दे के कहा कि इसको कंपाइल करो। ये 5 जिल्दें हैं मीर अनीस की। कुछ ठीक है। कहीं कहीं 7 भी मिलती हैं। ओके। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ उनके मरसिए उनके भाई के दीवान में छप गए, जो बाद में रिसर्च करके मीर अनीस के दीवान में डाले गए। कुछ गैर मतबूआँ जो छपे ही नहीं हैं अभी तक लेकिन मौजूद हैं। ठीक है। तो इस पे आप यकीन करें कि 150-200 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मीर अनीस एक इतना बड़ा टॉपिक है कि काम अभी तक चल रहा है उस पर। वाह। और बहुत से मौलाना शिबली नुमानी का सबसे बड़ा, उन्होंने जो मुवाज़ना अनीस व दबीर लिखी, ठीक है, उनका बहुत बड़ा काम है अनीस पर रिसर्च करने का। मौलाना शिबली नुमानी को मैं यहाँ कहता चलूँ कि किताब बहुत ही अच्छी है और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो ख़रीद के पढ़ें, तो आपको अनीस व दबीर का मवाज़ना जो है वो बहुत बाखूबी समझ में आ जाएगा। थोड़े से वो अनीसीए थे, क्योंकि 2 ग्रुप तो बन चुके थे, अनीसी और दबीरिए। हाँ। उनके ज़माने में। और इस पर मैं एक अच्छा सा वाक़या सुनाता चलूँ कि जो बड़ा इमाम बारगाह था उसमें जुमे की नमाज़ पढ़ के एक साहब बाहर निकल रहे, तो उन्होंने देखा कि अनीसी और दबीरिए बहस कर रहे हैं बाहर खड़े होकर कि अनीस का ये मिसरा अच्छा है, दबीर का ये मिसरा अच्छा है। तो उन्होंने एक साहब से पूछा, साहब ये हो क्या रहा है? तो अब लखनऊ का माहौल है, शायरी है, अहले सुखन सब हैं। तो उन साहब ने भी शेर में जवाब दिया कि ना उम्र का मसला है ना जनाबे अमीर का, एक मसला रह गया है अनीसो दबीर का। वाह। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों ने काम किया, कुछ अनीसिए बने, कुछ दबीरिए बने, लेकिन बड़े बड़े नाम मीर वाजिद अली हैं, मौलाना शिबली नुमानी है, मौलाना आज़ाद ने बहुत लिखा है। ओके। और डॉक्टर हिलाल नकवी आजकल उन्होंने भी बहुत
अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, काम कर रहे हैं। और कनाडा में हमारे डॉक्टर तकी आब्दी साहब माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किया है अनीस और दबीर पे। तो अल्लाह करे उनको ज़िंदगी दे और ये काम करते रहें और ये काम जारी और सारी रहे। और ये नौजवान जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उनसे इल्तिमास ये है कि इन किताबों को उठाएं और पढ़ें। और ख़ास तौर पे मैं शायद पहले ही कह रहा हूँ, शायद तुम्हारा सवाल बाद में आए, कि मैं थोड़ा सा इल्ज़ाम बड़े एहतियात से वालिदैन को भी देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ बैठ के उर्दू बोलें, उर्दू पढ़ें और उनको बिठा बिठा के ये एक एक मिसरा, एक एक बंद बैठ के समझाएं, ताकि उनको समझ में आए कि इतना बड़ा ख़जाना जो उर्दू का है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। सही बात है। थोड़ा सा दामिन भाई मैं गियर स्विच करूँगा, मॉडर्न डे शायरी और अनीस और दबीर में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? मरसिए के एतबार से आप पूछ रहे हैं? देखिए अनीस और दबीर का जो वक्त था उसमें नासिख हैं और बड़े बड़े उस्ताद गुज़रे हैं, सौदा हैं। उन्होंने जो मरसिए लिखे उस वक्त में, उसमें था ये कि शख्सियाती मरसिए लिखे जाते थे। शख्सियाती मरसिए का मतलब ये कि जैसे एक मरसिया शुरू हुआ तो वो हज़रत अब्बास के बारे में, ठीक है। एक मरसिया है तो वो हज़रत अली अकबर के बारे में है, या हज़रत कासिम के बारे में है, या करबला में गर्मी की शिद्दत के बारे में। तो एक मौजू है, एक शख्स है, शख्सियाती एक मौजू पे बात हो रही है और वो फिर वो तसलसल पूरा उसी मौजू पे रहेगा, वो हटता नहीं था। ठीक है। अच्छा, जो अब मॉडर्न मरसिए जिसको आप कह रहे हैं कि आजकल के जो मरसिए लिखे जा रहे हैं, जिनमें मैंने नाम ले लूँगा, जो सबसे बड़ा और जय्यद नाम है जोश मलियाबादी, वो मजमून पे मरसिए लिखते हैं। उनका मजमून पे, जैसे हुसैन और इनकलाब, ठीक है। और हुसैन और इनकलाब उन्होंने क्यों लिखा इसका भी जिक्र करता चलूँ मैं। बिल्कुल। उनको एक अंग्रेज़ मिला जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर था, जॉर्ज बर्न उसका लास्ट नेम है, मुझे फ़र्स्ट नेम शायद इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। तो उसने जोश साहब से पूछा कि आप हुसैन से वाक़फ़ियत रखते हैं, इमाम हुसैन से? तो जोश साहब ने बड़े हैरान कुन अंदाज से पूछा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इमाम हुसैन को जानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जानते। अगर आप लोग जानते होते तो आप मुट्ठी भर हिंदुस्तान हम अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से बाहर फेंक चुके होते। वाह। तो आप अभी इमाम हुसैन को नहीं समझे। वो सुनना था तो जोश मलियाबादी ने ये मरसिया लिखा, और ये मरसिया सबको पढ़ना चाहिए, हुसैन और इनकलाब। तो ये मजमून का मरसिया है। ठीक है। या फिर उन्होंने लिखा पानी, तो उनके मजमून की बेस पे उन्होंने मरसिए लिखे हैं, शख्सियाती मरसिए नहीं लिखे कि सिर्फ इमाम हुसैन की सरापा बयान हो रहा है या उनकी जंग बयान हो रही है, बल्कि जंग तो मौजूद भी नहीं है आजकल के मॉडर्न मरसियों में जोश साहब के। ठीक है। तो ये फ़र्क, एक ख़ास फ़र्क है। ओके। और एक चीज़ क्योंकि तुमने मेंशन कर दी है, वो ये कि मरसिए के कुछ हिस्से भी होते थे कंटेम्प्रेरी पुराने मरसियों में, और वो हिस्से मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे मीर ज़मीर। उन्होंने मरसियों को कैटेगराइज़ किया, उनकी कैटेगरी बनाई, मरसिए के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स बनाए। ठीक है। जैसे कि 8 या 9 हैं, वो मैं आपको बयान करता चलूँ। सबसे पहले उसमें होता है सहरा। सही है। यानी कि मरसिए की इब्तिदा, कि किस शख्स के बारे में ये मरसिया है, उसको कहते हैं सहरा। फिर दूसरी चीज़ होती है सरापा, सर से पाँव तक, फ्रॉम हेड टू टो, यानी वो शख्स था कैसा। ठीक है। ठीक है ना। सही है। जैसे हज़रत कासिम के बारे में उन्होंने क्या मरसिया शुरू करते हैं कि जब रज़दी शाह ने इब्ने हसन को एक ईद हुई मरने की उस गुंचा दहन को, वाह। शेराना चला तेग बकफ खैमे से रन को, आदा ने कहा देख के उस गुंचा दहन को। वाह। अब ये एक सरापा खींचा जा रहा है उसके बाद, और सरापे के बाद रुखसती, यानी जो लड़ने जा रहा है वो अपने अजीज़ अकरबा, अपने दोस्तों से, या उसकी अगर बेगम हैं, बेटी हैं, बच्चे हैं, उनसे खुदाफिज करके रुखसत हो रहा है। जब ये तीसरा, चौथा था रन में आके रजस पढ़ना। रजस यानी अपने आप को तारीफ़ कि मैं हूँ कौन,
मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। हज़रत अब्बास का रजस कोई पढ़ ले तो उसके बाद शायद उर्दू की कोई चीज़ उसको अच्छी ना लगे, इतना खूबसूरत रजस लिखा है उन्होंने। और उसका मैं एक बंद भी सुना दूंगा जो कि मीर अनीस के भतीजे का है। तो रजस के बाद फिर होती थी जंग, कि जंग में कैसे जंग हुई, कौन आया, कौन पहलवान आया, किसको शिकस्त दी। और जंग के बाद होती थी शहादत। ये सारे हिस्से हैं, जंग, रजस, जंग, शहादत। शहादत के बाद बैन यानी रोना पीटना, ठीक है, और फिर दुआ कि ये जो मैंने जितना लिखा है अल्लाह इसको कबूल फरमा और सबको शिफा दे या मेरी मगफरत फरमा। जो तो ये सारे हिस्से जो थे, ये मीर ज़मीर जो दबीर के उस्ताद थे उन्होंने इनको कैटेगराइज किया, ठीक है। और उसी ज़माने में नासिख और मीर ज़मीर और दबीर के ज़माने में मरसिया मुसद्दस के हुलिये में आया। मुसद्दस जिसके 3 अशार होते हैं, 6 मिसरे और 3 अशार 6 मिसरे, ठीक है। और आखिरी जो होता है उसको टीप कहते हैं, कि 2 शेर और फिर टीप, ठीक है, यानी बैत, उसको बैत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उस ज़माने में ये शक्ल इख्तियार की मरसिये ने। ठीक है। कामिल भाई, अभी आपने एक नाम लिया मीर ज़मीर, तो मुझे याद है मैंने पहली दफ़ा जो मीर अनीस का मरसिया सुना वो सुना था सरकार अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब मरहूम से। अरे वाह। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है मीर अनीस की शायरी को लेके? मीर अनीस की शायरी को लेकर तो नहीं, बल्कि उर्दू अदब पे उनका बड़ा एहसान है। अच्छा। मेरे ख्याल से जितना ज़मीर अख्तर साहब मरहूम, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए, इलाही आमीन, उन्होंने जितना उर्दू अदब, और ख़ास तौर पे क्योंकि अभी मरसी और अनीस की बात हो रही है तो उसी पर रहेंगे हम, ठीक है, उन्होंने जितना नौजवानों को अनीस से इंट्रोड्यूस करवाया, शायद कोई और शख्स इस वक्त तो मौजूद नहीं है। उन्होंने बल्कि अनीस के मरसियों की खूबसूरती, अनीस की बनावट, अनीस के मरसियों की सजावट, उसकी बलागत, उसकी फसाहत जिस अंदाज से बताई है, वो मेरे ख्याल से एक ऐसा काम कर गए कि जो कि सदका जारिया है। बिल्कुल। और बल्कि अगर मैं सही बात करूं तो मुझे मरसिया पढ़ने का अंदाज़ जो सही मायनों में मैंने सीखा तो वो जनाब ज़मीर अख्तर नकवी साहब से ही सीखा। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। उनका अंदाज़े बयां, हाँ, ऐसा शोला बयान था, बिल्कुल, कि अगर वो शुरू हो जाएं तो फिर वो ऐसा होता था कि जैसे आबशार बहरी इल्म की एक अट्रैक्शन थी यार, एक अट्रैक्शन थी। बिल्कुल सही। और आपने इनका नाम लेके बड़ा एहसान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा जो है वो मीर अनीस जब सुना तो वो ज़मीर अख्तर से ही सुना था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इलाही आमीन। यार इसी के साथ साथ कुछ सुनाए अनीस का कोई कलाम, कोई नमूना पेश करें। अनीस का कलाम तो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन अनीस के कलाम से पहले एक चीज़ तमीदन अर्ज़ करता चलूं। बिल्कुल। और ये हालांकि महफिल मरसिये की है, लेकिन एक एनालॉजिकल टॉक भी होती है। तो एनालॉजिकल टॉक ये होती है, जैसे आपने अक्सर पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में एक कैमरा चल रहा होता है, एक इधर फिट होता है, एक इधर फिट होता है, कभी वो हीरो की तरफ चला जाता है, तो कभी किसी सीन की तरफ चला जाता है, तो कभी आसमान की तरफ, तो कभी फूलों की तरफ, तो कभी किसी की तरफ। उसमें टेक्नोलॉजी होती है और हार्डवेयर होता है। अनीस का कमाल क्या है, उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी, कोई हार्डवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उसका कलाम पढ़ते हैं तो लगता है कैमरा इधर से उधर हो रहा है। ये तो है, ऐसा ही है। ये अनीस है। अब अनीस का जैसे आपने मुझसे नमूना पूछा, तो अब अनीस, इमाम हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं खैमे से बाहर। अच्छा, खैमे से जब वो बाहर आए और लड़ाई करने आए, अब ये आप सोचिए कि सब मर चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं, कोई नहीं है, और ज़रा के नीचे रसूल खुदा का कुर्ता पहने हुए हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह एक अलग है, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। तो अब अनीस क्या फरमाते हैं, अब ये देखिए खौफनाक मंजर है कि लड़ने जा रहा है शख्स, आखिरी आदमी है, लेकिन उसमें गज़ल की आमेज़िश देखिए कि कपड़ों से आ रही थी रसूले ज़मन की बू, वाह, फैली हुई थी 4 सू पंजतन की बू, हैदर की फातिमा की हुसैनो हसन की बू, वाह, दूल्हा ने सूंगी होगी ना ऐसी दुल्हन की बू, दूल्हा दुल्हन मरसिया। अब दूल्हा दुल्हन आ गए, अब बारात आनी है ना। अब देखिए ये अनीस का कमाल है कि दूल्हा ने सूंगी होगी ना ऐसी दुल्हन की बू, बढ़ता था इत्र वादिये अंबर सरिश्त में, वाह,
धूला बारात लेके चला है बहिश्त में। तो 71 जो शहीद थे वो बाराती बन गए। वाह। अब ये मरसिया है या कुछ सहरा कह रहा है, ये मीर अनीस का कमाल था। अब वो उस पे आए तो अब इमाम हुसैन का हमला देखें कि इस दबदबे से लश्करे पैमा शिकन में आए, जैसे शिकार खेलने को शेर बन में आए। वाह। अब ये खौफनाक मंजल है ना, शेर शिकार। अब तीसरा मिसरा आप गौर कीजिए, या गुल के इश्तियाक में बुलबुल चमन में आए। वाह। या गुल के इश्तियाक में बुलबुल चमन में आए, गुल पड़ गया हटो असदुल्लाह रन में आए। वाह। अगली सफ़ें पलट गईं यूं पिछली फौज पर, तूफान में मौज गिरती हो जिस तरह मौज पर। अब ये बयान कौन कर सकता है? ये आपको लग रहा है पिक्चर चल रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही लड़ते लड़ते वो जुल्फ़िकार पे आ गए। अब तलवार का बयान, अब एक तलवार है ना, एक लोहा है, कितना डिफाइन कर सकते हैं उसको आप? तो वो जब काट काट के लाल हुई, तो अब मीर अनीस की आप शोला बयानी देखिए कि ज़ेबात दमे जंग परी वर्ष उसे कहना, माशूक बनी सुर्ख लिबास उसने जो पहना। जौहर थे कि पहने थी दुल्हन फूलों का गहना, और इस औज में वो सर को झुकाए हुए रहना। वाह। सेबे चमने खुल्द की बूबाज थी फल में, फल कहते हैं तलवार के, वो जो लोहा आगे ब्लेड है। सेबे चमने खुल्द की बूबाज थी फल में, रहती थी वो शब्बीर से धूला की बगल में। वाह। अब ये शायरी कौन पढ़े कौन सुने? मैं तो इल्तिजा करता हूँ ये बच्चे जो देखेंगे ये इंटरव्यू, ये अपने माँ बाप के पास जाएं और कहें कि अम्मी अब्बा हमें ये किताबें खोलें और पढ़ाएं। सही बात है। क्यों? मैं आपको एक वादे के साथ कह रहा हूँ कि अनीस या दबीर के, अनीस की बात हो रही है तो अनीस की बात करते हैं। अगर आपने 3 मरसिये खोल के पढ़ लिए मायने के साथ, तो आपको करबला की हिस्ट्री पता चल जाएगी और उर्दू में आप पुख्ता हो जाएंगे। सिर्फ 3। ठीक है, सही है। तो ये नमूने हैं मीर अनीस के। अब जैसे कि मैं आपको फिर एक चीज़ कहता हूँ कि आप हज़रत अली अकबर की जुल्फ़ें, अब उस पर हज़रत अली अकबर की जुल्फ़ों पे कहना कोई आसान काम नहीं है। तो मीर अनीस कहते हैं कि फैली हुई थी दस्त में जुल्फ़े रसा की बू, फैली हुई थी दस्त में जुल्फ़े रसा की बू। कुछ बू थी गेसुओं की तो कुछ करबला की बू। वाह, क्या खूबसूरती आ गई इसमें। तो ये चीज़ें मीर अनीस जो बयान कर गए, उसके बारे में अभी भी रिसर्च हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि एक एक मिसरा जो है वो भारी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा नमूने ही पेश किए हैं आपको, और अल्लाह करे कि मेरी दुआ है कि ये जो हमारे सामईन जो नौजवान सुने ये इंटरव्यू को, ये शौक़ पैदा करें अनीस का और दबीर का। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपना नंबर, बल्कि इस चैनल के जो इसकी जो वसीले से अपना नंबर भी डाल दूंगा नीचे, ताकि वो मुझे कॉल कर लें, पूछें कि ये भाई क्या लिखा है, इसके मायने क्या हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों को बताएं। इस बात की तो मैं तस्दीक करूंगा कि जितनी दफ़ा भी मैंने अनीस सुना है, आपसे ज़रूर बात हुई है कि यार जावन भाई ज़रा ट्रांसलेट तो करें। नहीं मैं, ये आपकी नवाजिश है, ऐसी बात नहीं है। और अनीस की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको और बताता चलूँ कि उन्होंने मरसिया लिखने से पहले, अच्छा मरसिया लिखा भी क्यों ये भी बताता चलूँ। बहुत सी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, कुछ ने कुछ लिखा, कुछ ने कुछ लिखा। जब उन्होंने लखनऊ में मुशायरे में जाके गज़ल पढ़ी, तो उन्होंने जो मुशायरा पढ़ा तो उसकी ये उनकी गज़ल, और वो भी 13 साल 14 साल की उम्र के बच्चे की गज़ल है कि बिल्कुल मिसाले माही ये बेआब मौज तड़पा की। अब ये बड़ा अजीब मिसरा है कि माही बे मौज तड़पती है, मौज बे माही नहीं तड़पती। मिसाले माही ये बेआब मौज तड़पा की, हवा फूट के रोए जो तुम नहा के चले। अनीस दम भर का भरोसा नहीं, ठहर जाओ चराग लेके कहाँ तुम सामने हवा के चले। वाह।
तो वो गज़ल ऐसी थी कि वो पूरे लखनऊ में मशहूर हो गई और लोगों ने कहा ये लड़का मतलब मीर खलीक का लड़का ये क्या है। तो एक रोज़ उनके वालिद घर आए तो उन्होंने कहा साहबजादे हमने आपकी आज गज़ल सुनी। तो मैं फिर एक दफ़े कह रहा हूँ इसमें मुख्तलिफ रिसर्च वर्क हैं जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बताता चलूँ। तो उन्होंने कहा जी अब्बा बड़े खुश हुए वो। उन्होंने कहा लेकिन हमने बाला खाने पे सुनी। अब बाला खाने की तशरीह मैं इस वक्त इसलिए नहीं करूँगा, मरसिए की बात हो रही है। बाला खाने पर सुनी, बाला खाना जहाँ पे रऊसा जाते थे कुछ गाना सुनने या गज़ल सुनने। तो बेटा इस चीज़ को छोड़ो, ऐसी शायरी करो जो तुम्हारे आखिरत तक काम आए और आखिरत में काम आए। तो गज़ल गोई उन्होंने उसी वक्त तर्क करके सारी तवज्जो अपनी मरसिए की तरफ ले गए। ठीक है, ओके। यार अभी आपने शहजादा अली अकबर की जुल्फ़ों का जिक्र किया था जी, जो अनीस ने लिखी है, उसका अगर कोई एक बंद सुना दें। हाँ, तो वो शेर तो ये था कि फैली हुई थी दस्त में जुल्फ़े रसा की बू। वाह, क्या मिसरा है। फैली हुई थी दस्त में जुल्फ़े रसा की बू, कुछ तो थी गेसुओं की तो कुछ करबला की बू। वाह। अब ये करबला की बू और गेसुओं की बू जो है इसके बारे में भी एक आधे घंटे की गुफ्तगू हो सकती है। तो यही मेरा मकसद ये है अपनी नौजवान नस्ल से कहने का कि ये एक मिसरे को सिर्फ मिसरा ना समझें, इस मिसरे में हिस्ट्री है पूरी। और मैं उसकी एक अगर आपकी इजाज़त हो तालिब तो मैं एक और बंद सुनाता चलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। अब देखें उर्दू इंग्लिश में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में आपको बताता चलूँ बहुत पढ़ा है और शायद सबसे रोमांटिक इंग्लिश पोइट जो है वो मुझे शेले लगता है। ओके। शेले क्या ये चीज़ नहीं मिलेगी। उर्दू अदब में आसमान के 4 अल्फाज हैं, आसमान, अर्श, फलक और केवा, 4 अल्फाज हुए। ठीक है। अब मीर अनीस ने उसको इस तरह कलम बंद किया है कि इमाम हुसैन ने पहला कदम ज़मीन करबला पे रखा और अनीस का कलम चलना शुरू हुआ। पहला कदम करबला पे रखा और अनीस का कलम चलना शुरू हुआ। सही है। अब ये बंद सुन लें आप, ये उर्दू की खूबसूरती है। प्लीज़ ले आइए इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन में मैं मान जाऊंगा। ठीक है। सही है। बोली ये आसमां से, आसमान आ गया। हाँ। बोली ये आसमां से ज़मीन फलक हशम, वाह। क्यों आज मर्तबे में ज़्यादा है तू के हम, मुझ पर हैं वो जो मोहरे नबूवत पे थे कदम, जर्रे से भी यहाँ तेरे शमसो कमर हैं कम। वाह। अब टीप क्या आ रही है, अब तो ये खाक साज भी, ज़मीन कह रही है आसमान से, अब तो ये खाक साज भी केवा हसास है, जेवर जो अर्श का था वो सब मेरे पास है। वाह। लाइए ऐसा क्या कहने जामिन भाई, वाह। अच्छा जामिन भाई, अब थोड़ा गियर अगेन मैं दोबारा शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सीरियस गुफ्तगू होगी। ये जितने भी आपने कलाम सुनाया, ये कहाँ खो गया, कहाँ रह गया ये सब, और ये आगे क्यों नहीं आ पाया, इसकी क्या वजूहात है? गर्चे अंदाज़े बयां शौक़ नहीं है, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। देखिए तालिब, मैं आपको एक चीज़, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ चीज़ें तल्ख हैं लेकिन कहनी ज़रूरी हैं। और उसमें मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ठीक है। घर में आप जाएं, इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही है बच्चों से, उर्दू नहीं बोली जा रही, उर्दू पढ़ाई नहीं जा रही। अरबी पढ़ें आप, कुरान की ज़बान है, पढ़ें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उर्दू छोड़ दें। नहीं, हम उर्दू नहीं बोलते एक दूसरे से। दूसरी बात ये है कि उर्दू ज़बान जो है वो इतनी बलागत, उसमें इतनी बलागत, इतनी वसत, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हम उस उर्दू ज़बान को कुछ थोड़ा सा भी पकड़ लें तो हम, मतलब ये देखिए, किसी कल्चर को अगर आपने ख़त्म करना है ना तो उसकी ज़बान ख़त्म कर दें, और ये हो रहा है आजकल हमारे साथ। मैंने अपने उर्दू बोलने वाले बच्चों को सुना है, बोले तो वो, क्योंकि
पिक्चरों में बॉम्बे का भाई बोलता है ना इस तरह बोले राइट। तो वो ज़बान वो तब्दील हो गई है। जो ख़ास और ख़ास उर्दू ज़बान थी वो गायब इसलिए होती जा रही है कि हमारे घरों में उर्दू नहीं बोली जा रही। हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा नहीं रहे। हम अरबी पढ़ा देंगे, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम स्पेनिश क्लासेस दिलवा रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इलेक्टिव्स कौन सा लेना है, स्पेनिश, ठीक है लो, लेकिन घर में उर्दू तो पढ़ाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चे पे बात करूँगा, किसी के बच्चे पे नहीं, उसको नोहा पढ़ने का शौक है, तो मैं उससे कहता हूँ नोहा पढ़ने की एक शर्त है। शर्त यह है कि जो तुम नोहा पढ़ रहे हो उसका एक एक लफ्ज जो है वो तुम्हें आना चाहिए कि उसके मायने क्या हैं और उसका तलफ्फुज क्या है। ये माँ बाप का काम है। ये माँ बाप का काम है कि अपने बच्चों को बिठाएं, उर्दू की किताब खोलें, उनको पढ़ाएं और उनको सिखाएं। यहां की टीचर, इंग्लिश टीचर तो बैठ के उर्दू नहीं सिखाएगी आपको, नहीं। तो हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने घरों में महफिल रखें, उर्दू की महफिल रखें, उन बच्चों को बिठाएं। मैंने शायद 8 या 9 या 10 जगह मरसिये पढ़े, मैंने 2 बच्चों से ज़्यादा किसी एक महफिल में नहीं देखा बैठे हुए। ये यहां खो गया है। आप इस ये जो आपने बात करी है जामिन भाई, इसमें आप सिर्फ इस मुल्क की बात कर रहे हैं, यूएस की, या अगर हम बर्रे सगीर को देखें तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे भी उर्दू नहीं बोली जा रही, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है? बहुत अच्छी बात कही आपने। यस, दैट इज़ ट्रू। वहाँ पर भी ये मसला है, इतना नहीं जितना यहाँ, लेकिन वहाँ पे भी मसला है। और उसकी एक वजह यह है कि कुछ ज़बानों को फ़ायदा हो जाता है जिनकी वजह से फाइनेंशियल फ़ायदे हो जाएं। मसलन कि आजकल चाइना में बहुत बिजनेस हो रहा है, तो बहुत से अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन दे आर सेंडिंग देयर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स टू लर्न चाइनीज़ सो दे कैन गो एंड डू बिजनेस विद चाइनीज़। राइट। ठीक है ना। इसी तरह एक ज़माने में पश्तो और फ़ारसी का बड़ा रवाज हो गया था, क्योंकि ट्रांसलेटर जाते थे अब्रॉड, अफगानिस्तान या कोल्ड वॉर एरा की बात, कोल्ड वॉर। रशन उस ज़माने में बड़ी मशहूर थी क्योंकि उसमें फाइनेंशियल गेन था। उर्दू को इत्तेफाक से फाइनेंशियल गेन नहीं मिला कि आप उर्दू सीखेंगे तो आप कहीं नौकरी लग जाएगी। हाँ, आप किसी पाकिस्तान के किसी कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर तो रख सकते हैं, लेकिन आपको और कोई फाइनेंशियल गेन नहीं मिल रहा। उसकी वजह से पाकिस्तान में भी उर्दू का ज़वाल है। यहाँ तो है ही जो है, पाकिस्तान में भी उर्दू का ज़वाल हो रहा है। और उसकी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ तालिब, उर्दू इस वक्त दुनिया की सबसे नई ज़बान है। इससे ज़्यादा नई ज़बान कोई नहीं है, नई लेटेस्ट ज़बान। तब भी लैटिन, हिब्रू, रशन, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, चाइनीज़, इन बड़ी बड़ी ज़बानों ने आंखों में आंखें डाल के बात करती है कि ऐसा कलाम ला के दिखा दो मुझे। फिर भी हमारी बदकिस्मती कि हम उर्दू से दूर। सही बात है, ये बदकिस्मती है। अवध के बादशाह ने एक अंग्रेज़ बुलाया कि तुम मीर अनीस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दो। उसको ख़ुद भी उर्दू आती थी, ऐसी बात नहीं है, और साथ में 3-4 और उस्ताद दिए जो कि उर्दू के उस्ताद थे, और कहा कि तुम ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो अंग्रेज़ साहब दोबारा आ गए महल में। उन्होंने कहा हुजूर ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा तो मैं मीर अनीस के तो एक मिसरे पे ही अटक गया हूँ, आगे तो मैं क्या बढ़ूँ। उन्होंने कहा वो मिसरा क्या है? उन्होंने कहा मिसरा ये है कि शबनम ने भर दिए कटोरे गुलाब के। अब इंग्लिश इसका वजन नहीं उठा सकती, नहीं उठा सकती, सही बात है। और हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उर्दू छोड़ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है सामिन भाई? आपने थोड़ा सा उस पर डिस्कस किया था, तो अगर आप उस पर एलैबोरेट करना चाहें कि क्या सोल्यूशन है इसका। तालिब, तुमने बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिड दिस प्रोग्राम, एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस चैनल कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। उसका देखिए सोल्यूशन ये है कि जो मैंने एक चीज़ तो पहले अर्ज़ की कि घर में उर्दू बोली जाए। इंग्लिश बच्चा सीख जाएगा स्कूल जाके, इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा एक वाक़या सुनाता चलूँ। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे न्यूयॉर्क में, तो वो नए नए आए, तो उन्होंने कहा कि जामिन भाई मैं पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में गया,
तो मैंने इसकी टीचर से कहा कि मैं इसके साथ इंग्लिश बोलता हूँ ताकि इसको इंग्लिश आए। तो उस टीचर ने कहा कि प्लीज़ आप इससे इंग्लिश मत बोलें, वो मेरा काम है सिखाना, आप उससे उर्दू ही बोलें। इंग्लिश तो मैं सिखा दूंगी कि स्कूल में, आप अपनी ज़बान जो है वो घर में अपनी ज़बान बोलें। पहला सोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि हम आपस में अपने बच्चों से उर्दू में गुफ्तगू करें। जब उर्दू में गुफ्तगू करेंगे तो अगर उनको मीर अनीस का एक शेर आप सुनाएंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा। जो मीर अनीस का एक मिसरा है ना, पड़ा रहे हम भी तेरे हल्का बगोशों में से एक हैं, पड़ा रहे ये सुखन कान में गौहर की तरह। अब कान में गौहर की तरह जू मायने हैं, जू मायने मिसरा लिखना है इंग्लिश में या किसी और, शायद फ्रेंच में लिखा जा सके, इंग्लिश में बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो हमें चाहिए कि उर्दू में बात करें, बिठा के रोज़ाना एक दफ़े या वीकेंड पे, या एक प्रोजेक्ट बनाएं कि जी इस समर में, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ये नाजरीन जो भी देख रहे हैं, कि ये जो अब समर आएगी तो मैं अपने तीनों बच्चों को बिठा के उर्दू पढ़ना लिखना और बोल तो वो लेते हैं, पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इस तरह करें। ये मैं नहीं कह रहा कि वो उर्दू पढ़ते ही एकदम से अनीस और दबीर और जोश और गालिब को पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा। राइट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बताता चलूं कि छठी क्लास तक मुझे ना उर्दू लिखनी आती थी, ना मुझे उर्दू पढ़नी आती थी, ना मुझे उर्दू का एक शेर याद था। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मैंने 6th क्लास में जाके अलिफ से आम, बे से बकरी, ते से तितली सीखना शुरू किया था। तो आपको लगता है शुरुआत हमें यहीं से करनी चाहिए? बेशक, घर से। एवरी चैरिटी बिगिंस एट होम। राइट। आई मीन देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है। आप मजलिस में आप जाके बैठिए, उर्दू की मजलिस। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश को प्रमोट ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश में लाएं ज़रा। मैं 3 मिसरे पढ़ के सुना दूं दबीर के, आप ले आए इंग्लिश में, ला ही नहीं सकेंगे आप। राइट। उर्दू की मजलिस में आप बच्चों को बिठाएं तो। और आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि ये मजलिसें जो होती थीं, ये जाकिर नहीं बैठता था मिंबर पे, शायर बैठता था। और ये प्रोग्राम शायद मौलाना भी देखें, और ये मैं अपनी पूरी, जिसको कहना चाहिए, सनत के साथ कह रहा हूं। एक वक्त होता था जिसमें इमाम जमीन पे बैठा होता था और शायर मिंबर पे बैठा होता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर है, कभी इमाम नीचे नहीं हो सकता और कोई और मिंबर पे, और वो मिंबर पे जो शायर बैठा होता था वो इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले के अशार पढ़ रहा होता था। और ये तसलसल बहुत अरसे तक जारी रहा है कि जाकिर नहीं होता था, शायर अहले बैत मिंबर पे बैठता था, जाकिर नहीं बैठता था। ये मैं पूरी सनत तो पूरी उसके साथ बयान कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है। मैं इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा और आगे कंटिन्यू करूँ, वो ये कि हम अपनी यूथ में इन शोहरा का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? यूथ में इंटरेस्ट, उर्दू वाली बात तो चले वो अपनी जगह ठीक सही, है, लेकिन शायरी में उनका इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? अब देखो तालिब, शायरी उस वक्त तक नहीं समझ में आ सकती जब तक ज़बान समझ में ना आए, क्योंकि शायरी में बलागत है, शायरी में एलोक्वेंस है। जैसे आपने हज़रत अली की किताब जो है नहजुल बलागा, उसका इंग्लिश में तर्जुमा है एलोक्वेंस। जो शायरी की एलोक्वेंस है वो उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी जब तक ज़बान समझ में ना आए। तो बच्चों को अगर आपने शायरी, मैं ये नहीं कहूँगा बच्चों को आप शायरी पढ़ाएं, बच्चों को आप पहले उर्दू पढ़ाएं। जब आप उर्दू पढ़ाएंगे, जब उर्दू की समझ में आएगा कि शजर एक चीज़ है, दरख्त भी एक चीज़ है, तब उनको समझ में आएगा कि शजर और दरख्त क्या चीज़ होती है, या फल और समर क्या होता है। ठीक है। तो जब उनको ये अल्फाज ही समझ में नहीं आएंगे, तो अब मीर अनीस के अगर आप मरसिया पढ़ रहे हैं, उसमें लफ्ज़ आ रहा है 30 माह, अब ये बड़े बड़े 30 मार खान को नहीं पता होगा कि 30 माह क्या है। 30 माह कहते हैं मगरमच्छ को। तो यानी मैं ये नहीं चाह रहा कि इतनी मुश्किल उर्दू आप सिखानी शुरू कर दें, लेकिन शुरू तो करें अलिफ से। अलिफ से शुरू करेंगे तो ये पे ख़त्म करेंगे आप। सही बात है। वरना अच्छा, अब मरसिया की एक चीज़ बता, क्योंकि मरसिया और मीर अनीस की बात हो रही है। देखिए, गज़ल में, गज़ल का मतलब औरत से गुफ्तगू,
खातून से गुफ्तगू या महबूबा से गुफ्तगू या उसका तारीफ़ या उसका सरापा। मरसिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मर्द का सरापा बयान होता है, औरत का नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हिस्से हैं सहरा सरापा, तो वो मर्द का सरापा यूज़ हो रहा है, ये और किसी सिन्फ में नहीं है। और मरसिया वाहिद चीज़ है जिसमें गज़ल का रम्ज़ भी है, कसीदा भी है, उसमें कतात का भी जुज़्व आता है, उसमें मुसद्दस का भी जुज़्व आता है, उसमें मसनवी का भी आता है, मुसद्दस नहीं मसनवी का भी आता है, नज़म का भी आता है। तो जितनी भी सिन्फ़े उर्दू हैं वो मरसिया में जमा है। सही है, इतनी बड़ी और वसअत की चीज़ है मरसिया। ठीक है जामिल भाई, मीर अनीस ने एक वो बंद है जो आपने मुझे सुनाया था कि जब इमाम हुसैन मैदान करबला में आए हैं जंग करने, तो जुल्फ़िकार जब नयाम से निकली थी तो अनीस ने उसको लिखा है, तो अगर आप वो सुना दें हमारे नाज़रीन को। ज़रूर सुना देंगे। कमाल का बंद है। यस। और उसमें कमाल एक ये है कि तलवार बाहर आनी, भाई बाहर आ गई, उसमें आर्टिकुलेशन क्या है, लेकिन अब अनीस लिख रहा है ये। तो काठी कहते हैं तंग और छोटी जगह को, कोठरी को। तलवार की जो म्यान होती है, हाँ, तो पतली सी होती है ना, उसमें ही होती है। तो अनीस लिख रहे हैं कि काठी से इस तरह हुई वो शोला खून जुदा, काठी से इस तरह हुई वो शोला खून जुदा, जैसे किनारे शौक से हो खूब रू जुदा। वाह। महताब से शुआ जुदा, गुल से बू जुदा, महताब से शुआ जुदा, गुल से बू जुदा। और दुश्मनों के लिए क्या है, सीने से दम जुदा, रगे जान से लहू जुदा। वाह। और टीप आ रही है जिसको बैत कहते हैं। तेगे कशीदा दस्ते शहे भैरो बर में है, तुमार हाथ में है लिफाफा कमर में है। और तुमार में छोटे बच्चों को समझा दो, तुमार कहते हैं खत को, लेटर। ठीक है। और लिफाफा, जब लेटर निकालते हैं तो लिफाफा खाली रह जाता है, तो लेटर आ गया बाहर कि मारो इन सबको। हाँ। और खाली जो लिफाफा था, जो एनवलप था, वो खाली रह गया। तुमार हाथ में है लिफाफा कमर में है। वाह। तो ये मीर अनीस की बलागतें हैं, और इस पे कभी और भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट इख्तिताम की तरफ पहुंचा। जामिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू सो हाजिर मच हुए। और ये इस इनिशिएटिव का पहला एपिसोड था। हमारा अगला एपिसोड जो है वो एक दूसरे सितारे पे होगा, जैसे जामिन भाई ने अर्ज़ किया था कि मिर्ज़ा दबीर पे जो है हम अगले सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पहला सेगमेंट कैसा रहा। इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले सेगमेंट में। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।